अस्सलाम वालेकुम। आज हम नोज़ के सिनेरियोज डिस्कस करेंगे। इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स की वीडियो अपलोड कर दी हुई है। सो आप वो देख के फिर इधर आ सकते हैं, ये देख के फिर इधर जा सकते हैं, राइट। सो एनीवेज स्टार्टिंग विद नेज़ल सेप्टम। नेज़ल सेप्टम में पहला जो सवाल है उसमें कुछ डायग्नोस करने के लिए बताया हुआ है उन्होंने पूछा हुआ है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नेज़ल सेप्टम एंड हाउ डू यू डायग्नोस इट। ओके, डायग्नोसिस नहीं है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आए तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, ओकेजनल हेडेक है, फेशियल पेन है, डेविएशन ऑफ नेज़ल सेप्टम है और मार्केड हाइपरट्रॉफी ऑफ द इंफीरियर टैबिनेट हुई है। बेसिकली क्या होता है कि जब सेप्टम डेविएट होता है तो इंफीरियर टैबिनेट की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। सो बेसिकली ये सिनेरियो जो है ये डेविएटेड नेज़ल सेप्टम का ही है। मैं आपको स्पेसिफिक टाइप का नाम बता देती हूँ जिसमें ना आई होप आई एम रिकॉर्डिंग, यस। ओके, मैं ये कह रही थी कि मैं आपको स्पेसिफिक टाइप का नाम बता देती हूँ जिसके अंदर इंफीरियर टैबिनेट की हाइपरट्रॉफी होती है। क्योंकि डीएनएस जब हमने पढ़ा हमने उसके डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की, राइट। तो बेसिकली जो सी शेप डिफ्लेक्शन होती है उसके अंदर कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी ऑफ द इंफीरियर टैबिनेट हो जाती है, ठीक है। अगले सवाल में देखें तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, पोस्ट नेज़ल ड्रिप है, ठीक है। ओकेजनल राइट साइडेड एपिस्टेक्सिस भी हो रही है और डिफ्लेक्शन ऑफ द, ओके, उन्होंने डायग्नोसिस नहीं पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर चलें तो फ्रंटल एंड फेशियल पेन्स हैं, पोस्ट नेज़ल ड्रिप है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, मार्केट डेविएशन है, तो दैट इज़, और इन्फीरियर टैबिनेट भी एनलार्ज्ड है, तो दैट इज़ डीएनएस। यहाँ पर डायग्नोसिस नहीं पूछ रहे, वो आपसे सर्जिकल सवाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये इस 7th क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, हेडेक है, फेशियल पेन है, ओकेजनल राइट साइडेड एपिस्टेक्सिस है और सेप्टम डिफ्लेक्टेड है, तो डीएनएस है। फिर आगे देखें तो सेप्टल हीमाटोमा आ जाता है। इसके अंदर हिस्ट्री और इसके अंदर दी होती है, इसके अंदर फीवर नहीं मौजूद होता, ए फेब्राइल कंडीशन है और रेड स्वेलिंग आपको नज़र आती है इंटीरियर राइनोस्कोपी पर, ठीक है। इसी के कंट्रास्ट में आती है सेप्टल एब्सेस जिसके अंदर डेज की हिस्ट्री होती है और वो फेब्राइल कंडीशन होती है और उसके अंदर नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद होती है और टेंडरनेस मौजूद होती है। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें एक बच्चा खेल रहा है, उसको एपिस्टेक्सिस हो रही है, उसके बाद स्टार्ट कंप्लेनिंग ऑफ द नेज़ल ब्लॉकेज है और बायलेटरल स्मूथ रेडिश स्वेलिंग है, ठीक है, तो सेप्टल हीमाटोमा है। उसके बाद वाई सेप्टल हीमाटोमा, बिकॉज देखें रेडिश स्वेलिंग है और इसके अलावा कहीं पर ने जिक्र किया होगा कि फीवर है उस बच्चे को, राइट। और अभी वो खेल रहा था, अभी उसके बाद 2 घंटे हुए हैं, तो विद इन आवर्स सेप्टल हीमाटोमा। अब अगर हम देखें सेकेंड वाले के अंदर तो डेवलप टोटल ब्लॉकेज ऑफ द नोज विद इन 1 आवर, ठीक है, कोई एपिस्टेक्सिस नहीं है और क्या होगा फर्दर डायग्नोसिस, तो सेप्टल हीमाटोमा। उसके बाद सवेयर इंजरी है, कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द नोज़ है, एंटीरियर राइनोस्कोपी, बायलेटरल स्मूथ रेडिश स्वेलिंग आपको बता रही है, एक्सरे पर कोई फ्रैक्चर नहीं है, तो क्या होगा, हीमाटोमा होगा। क्यों? क्योंकि बायलेटरल स्मूथ रेडिश स्वेलिंग है। आपने ये देखना है कि जब हीमाटोमा होगा तो बायलेटरल स्मूथ रेडिश स्वेलिंग है, ठीक है। और एब्सेस वाले में टेंडरनेस होनी है, मतलब एब्सेस जब बनती है तो एब्सेस के अपने मतलब करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं ना एब्सेस के। हीमाटोमा के अलग फीचर्स हैं, हमने ईयर में पढ़ा तो हीमाटोमा के अलग फीचर्स हैं, एब्सेस के अपने फीचर्स होते हैं। एब्सेस इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रही है। अब एब्सेस को देखें तो इसके अंदर विद इन डेज हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा होती है, फीवर मौजूद होता है, ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो इसमें पेन है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, ट्रॉमा की हिस्ट्री है, हाई ग्रेड फीवर है, बायलेटरल स्वेलिंग ऑफ द नेज़ल सेप्टम मौजूद है। अगले क्वेश्चन के अंदर देखें तो नेज़ल ब्लॉकेज है, फीवर है, स्वेलिंग है और जस्ट स्वेलिंग है, लंबी हिस्ट्री है डेज की, सेप्टल एब्सेस है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, स्वेयर फीवर है, फाइट के बाद जो बच्चा गया है तो इट इज़ सेप्टल एब्सेस, ठीक है। तो इसमें जो मेजर चीज़ हमें किस तरह से पता लगा कि डायग्नोसिस क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है और फीवर है, फेब्राइल कंडीशन है। उससे अगले सिनेरियो के अंदर देखें तो अगेन ट्रॉमा है, टेंडरनेस ऑफ द नीजल टिप है, एंटीरियर राइनोस्कोपी आपको विजिबल स्वेलिंग बता रहे हैं दोनों नोस्ट्रल्स की, ठीक है। और डेज के बाद वो आया है, तो हमने टेंडरनेस का फीचर भी डिस्कस किया था सेप्टल एब्सेस के अंदर। इसमें आते हैं हम फिर फर्दर अगले क्वेश्चन के अंदर, तो कंप्लेंट होता है बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की, टेंडरनेस है नेजल ब्रिज के ऊपर और बाकी बायलेटरल स्वेलिंग है नेजल सेप्टम की, सेप्टल एब्सेस है। राइनाइटिस की तरफ आ जाएँ तो कॉमन कोल्ड कहते हैं इसको, ठीक है। वाटरी राइनोरिया वही वाले सारे सिम्टम्स आते हैं जो कॉमन कोल्ड के होते हैं। अगर इसमें देखें तो स्नीजिंग है, राइनोरिया है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, हेडेक है, फीवर हो सकता है लो ग्रेड था, ठीक है। फिर आता है प्राइमरी एट्रोफिक रेनाइटिस। अब इसके अंदर अगर देखें तो नेज़ल कैविटी के अंदर ग्रीनिश ग्रेइश ब्लैकिश क्रस्ट होते हैं, रूमी होती है, एट्रोफी ऑफ द टर्बिनेट्स होती है और जो ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर मौजूद होती है जो कि पैराडॉक्सिकल ऑब्स्ट्रक्शन होती है डिस्पाइट ऑफ द रूमी नेज़ल कैविटी, और फाउल स्मेलिंग होता है और मर्सिफुल एनॉस्मिया होता है बेसिकली। अच्छा जी, अब आगे देखें तो लॉस ऑफ स्मेल होती है। सवाल में क्या लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ स्मेल है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, इंटरमीडिएट एपिस्टेक्सिस है जब नोज़ को क्लीन करता है तब, और ग्रीनिश क्रेस्टिंग नज़र आ रही है बोथ नोस्ट्रिल्स से और एक्सट्रीमली फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है।
ठीक है। तो इसमें उन्होंने बता दिया कि क्रस्ट ग्रीन कलर के हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर अगर देखें तो ओके, अगले क्वेश्चन के अंदर अगर देखें तो इसमें नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, नेज़ल ब्लीडिंग है, नेज़ल डिस्चार्ज है, ब्लैक कलर, स्टेन्ड फॉर लास्ट 1 ईयर और कोई मैस नहीं है, रेदर बोथ नोस्ट्रिल्स रूमी ब्लैकिश क्रस्ट। समझ आ गई ना। अब फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अगर देखें तो वो नहीं आपसे डायग्नोसिस पूछ रहे हैं। हम यहाँ पर फिर आ जाते हैं ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ ऑफ द नोज़ के अंदर। इसके अंदर आपने याद रखना है पेशेंट वीक होता है, इमेसिएटेड होता है, इसमें नेज़ल ग्रैनुलर मैस नज़र आ सकते हैं। नोस्ट्रल्स जो होती है मतलब उधर से फर्दर मैस स्प्रेड करके नेज़ल फ्लोर की तरफ जा सकते हैं। पुरुलेंट डिस्चार्ज हो सकते हैं, अल्सरेटिव ग्रैनुलर वहाँ पर आपको नज़र आ सकता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, अल्सरेटिव ग्रैनुलर मैस हमने भी बात की, राइट। और स्प्रेडिंग टूवर्ड्स द नोज़, जब स्प्रेडिंग टूवर्ड्स द नोज़ आ जाता है तो बेसिकली ये वही बात है जो कि टीबी के अंदर लिखी हुई है। म्यूकोरमाइकोसिस अगला सवाल है। म्यूकोरमाइकोसिस जो होती है वो डायबिटीज़ या इम्यूनोसप्रेशन के अंदर सप्रेशन वाले पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा होती है, इसलिए ये कोविड जब हुआ था तब बहुत ज़्यादा देखी गई थी। ठीक है। सो एनीवेज इसमें ब्लैक नेक्रोटिक मैस होता है नेज़ल कैविटी के अंदर। इसमें अगर हम अब सिनेरियो देखें तो ब्लैक नेक्रोटिक टर्बिनेट आपको नज़र आ रहे हैं, आपको डायबिटिक पेशेंट नज़र आ रहे हैं, तो म्यूकोरमाइकोसिस की तरफ बात चली जाती है। अगला सवाल अगर देखें तो डायबिटिक है, ब्लैक नेक्रोटिक टर्बिनेट है। अगला सवाल अगर देखें तो मेडिकल वॉइड के अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की मैनेजमेंट पर लगा हुआ है, ब्लैक नेक्रोटिक मैस है। ठीक है। और ये देखो ना एंड पर उन्होंने कहा प्रोप्टोसिस, इसका क्या मतलब है कि वो ऑर्बिटल इन्वेजन भी कर चुका है। नेज़ल मियासिस जिसका मतलब होता है मैगेट्स हैं। इसमें या तो ना आपको लिविंग फॉरेन बॉडी नज़र आ जाती है, नोज़ के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन होती है और ओल्ड अनअटेंडेड पेशेंट्स के अंदर ये होता है। ठीक है। और बेसिकली ये जो फ्लाइज वगैरह होती हैं ये बाहर तो 4 से 5वें दिन में आती हैं और उससे पहले पेशेंट माइट प्रेजेंट टू यू विद सिंपल कंप्लेन ऑफ एपिस्टेक्सिस और स्नीजिंग, हेडेक, इस तरह की लेक्रिमेशन, पफी आइज़, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है। अब इसमें सवाल में अगर देखें तो एपिस्टेक्सिस है, ऑब्स्ट्रक्शन है, टिंगलिंग सेंसेशन है, एनास्मिया है एंड वाइटिश कलर फॉर्म बॉडीज़ नोज़ के अंदर मौजूद हैं। सीएसएफ राइनोरिया अगर देखें तो हिस्ट्री है रोड एक्सीडेंट की, इसके अंदर बेसिकली वाटर डिस्चार्ज हो रहा होता है, स्निफ नहीं हो रहा होता। ठीक है। सवाल में भी यही बातें उन्होंने कही हुई हैं। एलर्जिक रेनाइटिस की तरफ आएँ तो एलर्जिक रेनाइटिस को हे फीवर भी कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर इचिंग मौजूद होती है जो कि थ्रू आउट द ईयर मौजूद होती है और इसमें राइनोरिया, पेल एंड लार्ज इन्फीरियर टैबनेट यहाँ पर भी मौजूद होते हैं। अब आपने इस इन्फीरियर टैबनेट को कन्फ्यूज़ नहीं करना डीएनएस वाले से, बहुत वैसे क्लियर सिनेरियो होता है डीएनएस का। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल में देखें तो उन्होंने आपको वही बातें कही हुई हैं कि भाई कंजेशन है, वाटरी राइनोरिया है, स्नीजिंग है, इचिंग है, पेल इन लार्ज इन्फीरियर टैबनेट्स हैं। तो आपका ध्यान फ़ौरन से जाना चाहिए हे फीवर या एलर्जिक रेनाइटिस की तरफ। ठीक है। इसी के अंदर एलर्जिक सैल्यूट की बात की थी हमने, इसी के अंदर हमने एलर्जिक शाइनर्स की बात की थी, कॉबल स्टोन कंजक्टिवा की हमने इसी में बात की थी। ठीक है। तो इसको हमने याद रखना है कि इसके अंदर इचिंग होगी, थ्रू आउट द ईयर होगी, वाटरी राइनोरिया होगा, पेल इन लार्ज इन्फीरियर टैबलेट्स होंगे। ठीक है। वेजोमोटर या अदर फॉर्म्स में अगर देखें तो वेजोमोटर रेनाइटिस की ही अगर हम पहले बात करें तो इसमें इमोशनल स्टिमुलस की वजह से हो रहा होता है। अब देखो ये जो सवाल है उसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है कि बच्ची एग्जाम में जा रहा है बच्चा, ठीक है, तो उसको नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन स्नीजिंग हुई है और एंटीहिस्टामिन थेरेपी कोई खास काम नहीं कर रही है उस पर। ठीक है। तो ये आपको पता लग गया कि वेजोमोटर रेनाइटिस का सवाल है। अच्छा जी, पॉलिप्स में ना अब अच्छा ये सवाल जो है दूसरा देखें, मैं थर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ। पॉलिप्स में ना एथमॉइडल और इंट्रोकॉनल पॉलिप आ जाते हैं। इन दोनों का डिफरेंस का टेबल उसी तरह से बुक में दिया हुआ है जिस तरह से ईयर के अंदर ट्यूबर टिम्पैनिक रेटिक वेंट्रल का दिया हुआ था और ये भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट, इनका डायग्नोसिस और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स आपको उसी तरह से आने चाहिए। इंट्रोकॉनल पॉलिप्स हमने बात की थी कि यूनिलेटरल होते हैं, उसमें नेजल डिस्चार्ज भी यूनिलेटरल होता है, उसके अंदर ग्रेश मैस आपको नजर आता है पोस्टीरियर आइनोस्कोपी पर, बट ये ग्रेश मैस दोनों में नजर आ जाता है। ठीक है। एथमॉइडल वाले ऑन द अदर हैंड आर बायलेटरल, उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रेनाइटिस मौजूद होते हैं, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, परसिस्टेंट होती है, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होता है, फेशियल पेन, हेडेक वगैरह होता है। ठीक है। सो एनीवेज सवाल की तरफ जाएँ तो ग्रेश मैस उन्होंने सिर्फ बताया हुआ है, तो हम इसमें बताएंगे ही नहीं कि एक्चुअल क्या है। नेजल पोलिपा यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, एक और बात जो हमने तब डिस्कस की थी कि ओरोफेरिंक्स के अंदर कौन से हैंग कर रहे होते हैं। ओरोफेरिंक्स के अंदर हैंग कर रहे होते हैं एंट्रोकॉनल वाले। ठीक है। अच्छा, ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसके अंदर पॉलिपाइड मैस है फ्रॉम द नेज़ोफेरिंक्स इनटू द राइट इनटू द अपर पार्ट ऑफ द फेरिंक्स के अंदर है, वाइटिश सॉफ्ट टिश्यू सीन इन द नेजल कैविटी अपॉन पैल्पेशन विद सक्शन द मैस वाज फाउंड टू बी मोबाइल एंड डिड नॉट ब्लीड ऑन टच। ठीक है। पोलिप्स ब्लीड नहीं करते, ये बात भी हमने डिस्कस की थी आई गेस कि ब्लीडिंग पोलिप्स को क्या कहते हैं। इफ़ यू नो जस्ट ड्रॉप दैट इन द कमेंट बॉक्स। तो यहाँ पर नेजल पॉलिप अगेन लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपल। उसके बाद एपिस्टेक्सिस के सवाल आते हैं, इसमें भी कोई डायग्नोसिस वाली बात नहीं बनती होती।
इसमें ज़्यादातर ट्रीटमेंट पूछा जा रहा है एंड मोस्ट कॉमन साइट पूछी जा रही है, ठीक है। ट्रॉमा टू फेस अगर देखें तो इसके अंदर नेज़ल बोन के फ्रैक्चर्स वाला सवाल आ जाता होता है। यहाँ पर अगर देखें सवाल, जो तीसरा सवाल है, तो इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ कि साइड से आके ना बॉल लगी है, तो ये लीफ वुड का कौन सा फ्रैक्चर होगा। अच्छा, लीफ वुड के जो फ्रैक्चर्स हैं ना उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर। लीफ वुड के फ्रैक्चर्स 3 तरह के होते हैं, राइट। लीफ वुड का ये जो फ्रैक्चर अभी सवाल के अंदर हमें आया हुआ है, ये लीफ वुड का दूसरा फ्रैक्चर है, ठीक है। दूसरे फ्रैक्चर में क्या होता है कि साइड पर से ऑर्बिट्स इफेक्ट हो रही होती हैं। नहीं वेट, मैं दोबारा से बताती हूँ। हम लीफ वुड फ्रैक्चर शुरू से डिस्कस करते हैं। टाइप 1 जो फ्रैक्चर होता है वो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है। टाइप 1 को आपने किस तरह से याद रखना है कि कम्प्लीटली वो बस आपके जो जॉ है, दांत हैं जो, वो सिर्फ नीचे से अलग हो रहे हैं और बाकी बेस ऑफ नोज़ के अंदर से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लीफ वुड टाइप 1 हो जाता है। टाइप 2 अगर हम देखें तो पैरामिडल फ्रैक्चर होता है। पैरामिडल का क्या मतलब होता है कि वो आपकी मतलब एक कान से जा रहा है, पिक्चर देख लेना ना साथ साथ, एक कान से जा रहा है और वो ऑर्बिट की जो फ्लोर है उधर से होके, नोज़ की रूट से होके दूसरा ऑर्बिट की फ्लोर से होके और फिर कान के पास जा रहा है, ठीक है। तो पिरामिड से शेप बना रहता है। तो इस सिनेरियो का आंसर वही है। और जो लीफ वुड टाइप 3 होता है उसके अंदर बेसिकली क्रेनियोफेशियल डिस्टंक्शन हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है कंप्लीट फेशियल बोन की फ्रॉम द क्रेनियल बोन्स। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है PNS शुरू हो गया, पेरिनेयल साइनसिस। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले है एक्यूट राइनोसाइनसाइटिस, या जिसे मिक्सिलरी साइनसाइटिस कहते हैं। इसके अंदर थ्रॉबिंग पेन हो रही होती है चीक पर, रेडनेस ऑफ द नेजल म्यूकोसा एंड पेन एंड पास होती है मिडल मेरिटस के अंदर। सवाल के अंदर अगर देखें तो थ्रॉबिंग पेन जिक्र आया हुआ है, पेन और स्वेलिंग भी वहाँ पर मौजूद है, और रेडनेस ऑफ द नेजल म्यूकोसा एंड पास इन द मिडल मेरिटस मौजूद है, ठीक है। उसके बाद क्रोनिक राइनोसाइटिस अगर देखें तो इसके अंदर डबल डेंसिटी साइन होता है, स्पेशली फंगल वाले के अंदर बायलेटरल पोलिपाई प्रोप्टोसिस होता है। अब अगर हम यहाँ पर सवाल में देखें तो लेमिना पेप्रीशिया को पुश कर रहा है और डबल डेंसिटी साइन फंगल में आता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस में अगर चले जाएँ तो उसमें भी कोई ऐसी डायग्नोसिस वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद इन्वर्टेड पेपिलोमा में अगर देखें तो इसमें इन्वर्टेड पैटर्न के एपिथेलियम होती है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। अब अगर सवाल के अंदर देखें तो एग्जैक्टली यही बात, इन्वर्टेड पैटर्न उन्होंने या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मेंशन किया हुआ है। PNS का कैंसर देखें तो ब्लडी नेजल डिस्चार्ज होता है और नमनेस होती है चीक पर, प्रोक्टोसिस होता है और मैस होता है नेजल कैविटी के अंदर, टीथ लूज हुए होते हैं। अब पहले सवाल के अंदर अगर देखें तो उसमें उन्होंने यही बातें डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लड स्टेन नेजल डिस्चार्ज है, नमनेस है, प्रोप्टोसिस है। एग्जामिनेशन पर पता लगा है कि मैस है राइट नेजल कैविटी में, तो मैस से आपको पता लग जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट कार्सिनोमा, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट जो सेकंड सवाल है उसके अंदर भी अगेन नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है, प्रोप्टोसिस है, फेस में पेन है, तो ये क्या हो जाएगा अगेन, और टूथ भी, अपर मोलर टूथ लूज हुआ हुआ है, कार्सिनोमा ऑफ द मैक्सिला। उसके बाद तीसरे सवाल में डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपसे पूछा हुआ है, आपसे डायग्नोसिस नहीं पूछा हुआ।